नेस्ले एक ऐसा ब्रांड जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे सुबह की कॉफी हो, 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी हो या फिर मंच और किटकैट जैसी चॉकलेट्स, कहीं न कहीं नेस्ले के प्रोडक्ट से हमारा सामना हो ही जाता है। और बेबी फूड्स में तो इसकी बादशाहत ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेस्ले के पास करीब 2000 ब्रांड्स के 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि अगर हर एक को बताने बैठे तो शायद दिन ही खत्म हो जाए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी पर लाखों मासूमों की मौत का इल्जाम भी है? वैसे तो ये ब्रांड दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी इतने उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पानी के लिए लोगों को तड़पाना, नई माताओं को ऐसी स्थिति में डालना कि उनका ब्रेस्ट मिल्क ही बंद हो जाए, और फिर मैगी वाले पूरे कांड की कहानी तो शायद आपको पता ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्ले कंपनी की उस कहानी को, जो शुरू तो बहुत नेक काम के लिए की गई थी, लेकिन फिर ये ऐसे रास्तों पर भटक गई कि लोग इससे नफरत करने लगे। दोस्तों, नेस्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से करीब 210 साल पहले, 10 अगस्त 1914 को, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ था। उनके फादर एक साधारण से ग्लास मेकर थे और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही हेनरी ने तय कर लिया था कि वो अपने पिता और भाइयों की तरह फैमिली बिजनेस का हिस्सा न बनकर कुछ अलग करेंगे। इसके बाद वो जस्टिन के अंडर काम करने लगे, जो कि फ्रैंकफर्ट में ही एक फार्मेसी चलाते थे। हेनरी ने वहां 4 सालों तक काम किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की फार्मास्यूटिकल और केमिकल नॉलेज हासिल की, जो कि आगे चलकर उनके काफी काम आई। फार्मेसी छोड़ने के बाद हेनरी कुछ पर्सनल कारणों से जर्मनी को छोड़कर स्विट्जरलैंड माइग्रेट कर गए। इस नए देश में आकर उन्होंने खाने के बाद पी जाने वाली एक स्पेशल शराब बनाकर बेचनी शुरू की, लेकिन इस लिकर को मार्केट में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने विनेगर्स, रम और फर्टिलाइजर्स भी बनाए, लेकिन उन बिजनेस के साथ भी वही हुआ जो उनके लिकर बिजनेस के साथ हुआ था। उसी समय यूरोप में बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, खासकर उन बच्चों में जिनकी मां उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती थी। ऐसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे। जब हेनरी ने इस समस्या से जुड़े डेटा इकट्ठा करने शुरू किए तो वो चौंक गए, क्योंकि ऐसे मामलों में डेथ रेट्स काफी हाई थे। उन्हें यह आंकड़ा देखकर और भी बुरा इसलिए लगा क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में वो दूसरे बच्चों की सेफ्टी को लेकर और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए। काफी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रेस्ट फीडिंग का एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाएंगे जिससे लाखों बच्चों की जान बचाई जा सके। इसी सोच के साथ हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क पर स्टडी करना शुरू किया और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। दुर्भाग्य से लंबे समय तक उनके एक्सपेरिमेंट असफल रहे। असल में हेनरी के पास रिसोर्सेज और पैसों की काफी कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह पैसे इकट्ठा कर उन्होंने लगातार रिसर्च जारी रखी और फिर आखिरकार 1867 में उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जो ब्रेस्ट मिल्क का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता था। हेनरी ने इस फॉर्मूला को गाय के दूध, आटा और चीनी को मिलाकर बनाया था। उन्होंने अपने दोस्त जीन बाल्थासर, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर व्हीट फ्लोर से एसिड और स्टार्च को हटा दिया ताकि बच्चे इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। इस फॉर्मूले को फेरिन लैक्टे का नाम दिया गया और इसे बेचने के लिए उन्होंने नेस्ले नाम की एक कंपनी बनाई। अब दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसे बेचा कैसे जाए, क्योंकि एक तो ये कंपनी नहीं थी और ऊपर से जर्मनी के फेमस साइंटिस्ट जस्टस वॉन लिबिग ने भी कुछ समय पहले एक ऐसा ही बेबी फॉर्मूला बनाया था। और क्योंकि उस समय मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उस बेबी को फेरिन लैक्टे दिया जाने लगा। सरप्राइजिंगली धीरे धीरे करके उस बच्चे की हालत में सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इसे देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान थे, क्योंकि पहले सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बस इस घटना के बाद से ही फेरिन लैक्टे के सुनहरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि खुद डॉक्टर्स ने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग डेज में ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही बिकता था, लेकिन धीरे धीरे यूरोप के बाकी देशों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी और फिर इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हेनरी को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी पड़ी। कुछ समय बाद हेनरी ने देखा कि लोगों के लिए ताज़ा दूध को लंबे समय तक सेफ रखना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था, क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए दूध बहुत जल्दी फट जाता था।
फिर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए नेस्ले ने कंडेंस्ड मिल्क बनाया, जिसमें दूध को एक फिक्स टेम्परेचर पर हीट करके गाढ़ा किया जाता था ताकि उसमें मौजूद पानी खत्म हो जाए। इसके बाद उसमें शुगर मिलाकर इसे प्रिजर्व किया जाता था, जिससे यह लंबे समय तक खराब नहीं होता था। हेनरी का यह इनोवेशन न सिर्फ लोगों की इस समस्या का सॉल्यूशन बना, बल्कि इसने नेस्ले की पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस तरह से कुछ ही सालों में हेनरी एक फेल्ड बिजनेसमैन से स्विट्जरलैंड के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। लेकिन इस समय तक हेनरी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे और क्योंकि उनका अपना कोई वारिस नहीं था, इसीलिए 1975 में उन्होंने यह कंपनी अपने 3 एसोसिएट्स को बेच दी, जो कि स्विट्जरलैंड के लोकल बिजनेसमैन थे। हेनरी नेस्ले ने अपनी कंपनी की शुरुआत बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बनाने के इरादे से की थी, लेकिन जब कंपनी नए मालिकों के हाथ में गई तो इसका स्ट्रेटेजिक फोकस बदल गया। नए ओनर्स का लक्ष्य था व्यापार को बढ़ाना और इसी इरादे से 1905 में नेस्ले को एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी नाम के एक राइवल बिजनेस के साथ मर्ज कर दिया गया। इससे कंपनी की रीच बढ़कर यूएस, यूके, स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। इसी दौरान 1912 में नेस्ले ने इंडियन मार्केट में भी एंट्री कर ली, जहां इसने अपने बेबी फूड्स से लेकर कई तरह के पैकेज्ड फूड्स भी लॉन्च किए। अब एक तरफ तो नेस्ले बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका था। इस युद्ध की वजह से यूरोप में फ्रेश मिल्क की भारी कमी हो गई थी और लोग तेजी से कंडेंस्ड मिल्क पर डिपेंडेंट होने लगे। ऐसे में कई देशों की सरकारों ने अपने सैनिकों के लिए नेस्ले से बड़े पैमाने पर कंडेंस्ड मिल्क की डिमांड करनी शुरू कर दी। हालांकि नेस्ले के सामने भी वही समस्या थी जो आम जनता को झेलनी पड़ रही थी, फ्रेश मिल्क उपलब्ध नहीं था। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेस्ले ने अमेरिका में कई फैक्ट्रियां खरीद ली ताकि वहां मिलने वाले फ्रेश मिल्क से कंडेंस्ड मिल्क का उत्पादन किया जा सके। इस तरह से कंपनी का प्रोडक्शन कुछ ही समय में दोगुना हो गया और युद्ध के दौरान नेस्ले ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर मार्केट में फ्रेश मिल्क मिलने लगा, जिससे नेस्ले की मुसीबतें बढ़ गईं। ओवर प्रोडक्शन की वजह से कंपनी कर्ज में डूबने लगी। इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। उदाहरण के लिए 19वीं के दशक में कंपनी ने कई तरह की चॉकलेट्स और पाउडर बेवरेजेस को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि नेस्ले को असली सफलता तब मिली जब उसने 1930 के दशक में नेस्कैफे को लॉन्च किया, जो कि एक इंस्टेंट कॉफी पाउडर था। असल में नेस्कैफे के आने से पहले कॉफी बनाना बहुत झंझट भरा काम हुआ करता था। पहले बीन्स को रोस्ट करो, फिर उसे ग्राइंड करो, ब्रू करो और तब जाकर 1 कप कॉफी मिलती थी। लेकिन नेस्कैफे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इससे कॉफी बनाना बहुत आसान हो गया। बस इसे पानी या दूध में मिक्स करो और कॉफी तैयार। नेस्कैफे ने दुनिया में न केवल कॉफी पीने के तरीके को बदला, बल्कि यह इतना पॉपुलर हुआ कि इसने नेस्ले की डूबती हुई फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबलाइज करने में भी काफी मदद की। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान नेस्कैफे की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यह कॉफी जल्दी तैयार हो जाती थी और मुश्किल हालातों में सैनिकों की एनर्जी को बूस्ट करती थी। इसी वजह से 1938 से 1945 के बीच में नेस्ले की टोटल सेल्स बढ़कर $125 मिलियन तक पहुंच गई थी और यह नंबर उस समय बहुत बड़ा माना जाता था। अब एक तरफ ग्लोबल लेवल पर नेस्ले कमाल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मार्केट में उसके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा था। असल में नेस्ले ने सबसे पहले इंडिया में बेबी फूड आइटम्स को लॉन्च किया था, लेकिन उस समय ज्यादातर लोग ताजे दूध और होममेड फूड्स पर निर्भर थे। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड का चलन यहाँ ना के बराबर था। ऐसे में नेस्ले के लिए इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। इसीलिए नेस्ले ने सबसे पहले हाइजीन और न्यूट्रिशन अवेयरनेस पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने कई कैंपेन्स चलाए, जहां वो कंज्यूमर्स को समझाते थे कि पैकेज्ड फूड न केवल कन्वीनियंट है, बल्कि ये सेफ और बेनिफिशियल भी है। इस तरह के कैंपेन्स की वजह से इंडियंस ने धीरे धीरे नेस्ले के प्रोडक्ट्स को अपनाना शुरू किया। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हुआ, कई शोधों में यह साबित हो गया कि बच्चों के लिए माँ के ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं होता। अब नेस्ले का बेबी फार्मूला भले ही ब्रेस्ट मिल्क का एक अच्छा विकल्प था, लेकिन फिर भी लोगों के जागरूक होने के साथ इसकी मांग कम होने लगी और बेबी फार्मूला से आने वाला रेवेन्यू भी घटने लगा। इससे परेशान होकर नेस्ले ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके बेबी फार्मूला को वे लोग भी खरीदने लगे जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा सकते थे।
इसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कुछ ऐसे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि उनका फार्मूला बच्चों के लिए माँ के दूध से भी ज्यादा बेहतर है। खैर, इनका ये स्कैंडल सिर्फ विज्ञापन तक ही नहीं रुका, बल्कि यह डॉक्टर्स को भी पैसे देने लगे ताकि वे माओ को बताएं कि नेस्ले का बेबी फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा फायदेमंद और सेफ है। अनुमान है कि नेस्ले की इस झूठी मार्केटिंग रणनीति की वजह से लाखों बच्चों की जान गई। शायद ये सिलसिला आज भी जारी रहता अगर 1973 में न्यू इंटरनेशनलिस्ट नाम की एक मैगजीन ने नेस्ले की इस घिनौनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पर्दाफाश नहीं किया होता। कुछ समय बाद इस बुकलेट का जर्मन ट्रांसलेशन हुआ और इसे नेस्ले किल्स बेबीज के नाम से पब्लिश किया गया। इससे कंपनी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा पैदा हो गया। इसके जवाब में नेस्ले ने पब्लिशर्स पर स्विट्जरलैंड में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। 2 सालों तक केस लड़ने के बाद अदालत ने नेस्ले के पक्ष में फैसला सुनाया और कानूनी तौर पर उसे किसी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन अजीब बात यह रही कि अदालत ने उन पब्लिशर्स पर 300 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जिन्होंने नेस्ले के खिलाफ लिखा था। हालांकि नेस्ले ने कानूनी जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस मुकदमे और विवाद के चलते उसकी ग्लोबल रेपुटेशन को गहरा धक्का लगा। नेस्ले के अनैतिक मार्केटिंग तरीकों के खिलाफ कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए और कई देशों में उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाने लगा। इस ग्लोबल बैकलैश के बाद नेस्ले को अपनी इमेज सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाने पड़े। इसने ग्लोबल स्तर पर कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनमें साफ पानी और बेहतर हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट किया गया। अब जब इस विवाद की आग शांत हो गई तो 1983 में नेस्ले ने भारत में मैगी नूडल्स लॉन्च किया, जिसने इंस्टेंट फूड इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उस समय भारत में नूडल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसलिए नेस्ले ने इंडियन कस्टमर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए जबरदस्त मार्केटिंग की। कुछ ही समय में मैगी लोकप्रिय होने लगी, खासकर बड़े शहरों में जहां महिलाएं बाहर निकलकर काम पर जाने लगी थीं। उन्हें एक ऐसे फूड ऑप्शन की जरूरत थी जो झटपट बन जाए और बच्चों को भी पसंद आए। हालांकि अपने बेहतरीन स्वाद और शानदार मार्केटिंग की वजह से जल्द ही मैगी बड़े शहरों से निकलकर देश के हर कोने में पहुंच गई। भारत में इसे इतना पसंद किया गया कि लगातार 3 दशकों तक इसकी सफलता को कोई चुनौती नहीं दे सका। 2015 में अचानक कुछ ऐसा बवाल हुआ कि सरकार ने न सिर्फ मैगी को इंडिया में बैन कर दिया, बल्कि उस पर 640 करोड़ रुपए का भारी भरकम फाइन लगाया। पर सरकार ने ऐसा किया क्यों? मई 2015 में जब यूपी के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैगी का सैंपल टेस्ट किया तो पाया कि उसमें 17.2 ppm लेड थी, जबकि भारत में इसकी तय सीमा सिर्फ 2.5 ppm है। साथ ही कंपनी दावा करती थी कि उनके पैकेजिंग में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि टेस्ट में इसकी भी उपस्थिति पाई गई थी। सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये एलिमेंट्स बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। साथ ही इन्हें खाने के बाद लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों की सरकार ने मैगी को तुरंत बैन कर दिया। और दोस्तों, बाद में यह मामला इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में ही मैगी को बैन करना पड़ा। साथ ही कंपनी पर लीगल एक्शन लेते हुए 64 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया। लेकिन यह मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि लोगों में इस केस को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई कि वो ऐसी चीजों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं जो कि लोगों की जान के लिए घातक हैं। लेकिन कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद नेस्ले ने अपने इंग्रेडिएंट्स में बदलाव करके 30 नवंबर 2015 को इंडिया में मौजूद अपने सभी 5 प्लांट्स पर मैगी का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया। इस बार मैगी की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर बहुत हाई लेवल के चेक्स किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि मैगी में किसी भी हानिकारक सब्सटेंस की मिलावट न हो। मार्केट में री एंट्री के बाद कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अब मैगी पहले से भी बेहतर हो चुकी है। और दोस्तों, कंपनी के इन एफर्ट्स की वजह से लोग कुछ ही समय में फिर से मैगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इस तरह से नेस्ले ने अपनी जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, क्रिटिसिज्म का सामना किया और लीगल बैटल्स भी फेस की। कंपनी ने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो कि वाकई क्वालिटी में बेहतरीन हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से ही नेस्ले के प्रोडक्ट्स आज दुनिया के लगभग हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे।